नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम भेंट मुलाकात में। आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति के उस पुरोधा की जिन्होंने एक युग देखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वर्तमान विधायक सत्यनारायण शर्मा जी के। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आपने एक युग देखा है, आपने राजनीति का वो दौर देखा है जब राजनेता जमीन से नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम भेंट मुलाकात में। आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति के उस पुरोधा की जिन्होंने एक युग देखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वर्तमान विधायक सत्यनारायण शर्मा जी के। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आपने एक युग देखा है, आपने राजनीति का वो दौर देखा है जब राजनेता जमीन से उठ के आते थे और आज का जो समय चल रहा है उस समय की राजनीति में और अभी में कितना अंतर महसूस करते हैं? देखिए, हर 20 साल में कभी न कभी परिवर्तन दिखाई देता है। हर 20 साल में राजनीति बदलती है, जगह बदलती है और अवस्था बदलती है जी। तो जब हम लोगों ने राजनीति शुरू की उस वक्त एक दूसरा दौर था। उस वक्त अनुशासन, पार्टी के प्रति वफादारी और पार्टी के प्रति सोच, विकसित सोच और आपस में तालमेल। सर आप कितने साल के थे जब राजनीति में आए थे? देखिए, मैं तो 77 में एक्टिव हुआ जी। जब इंदिरा कांग्रेस का गठन हुआ और मैं फाउंडर मेंबर था। उसके बाद 85 में मैंने पहला चुनाव लड़ा मंदिर विधानसभा से जी। और लगातार 5 बार मैं वहाँ से जीता। और इसके बाद वो विधानसभा विलोपित कर दी गई। डिलिमिटेशन कमेटी आई थी, उन्होंने आरंग में मिला दिया विधानसभा को। जी। फिर मुझे रायपुर ग्रामीण से लड़ना पड़ा। पहले के राजनेता जो थे वो एक आदर्श थे, उनके बारे में कहा जा सकता है कि उनके द्वारा जो रास्ता बताया जाता है हर कार्यकर्ता उस पर चलने की कोशिश करता है। जी। कमिटमेंट, आपस में एक दूसरा, आपस में उनका लगाव, एक नेता के प्रति आस्था, श्रद्धा, ये सब बातें काम करती हैं। जी। उस ज़माने में इंदिरा गांधी जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी और हम सब सर्वोच्च नेता थी वो। उनके आदर्शों को हम लोगों ने अपनाया। नौजवान अब आगे आ रहे हैं, जमाना नौजवानों का है, इसलिए नौजवानों को आगे बढ़ाना भी एक जरूरी बात हो जाती है। आपने 7 मुख्यमंत्रियों के साथ में काम किया है, तो 7 मुख्यमंत्रियों के दौर को और सबके साथ आपका एक बहुत बैलेंस रिलेशन रहा है, चाहे वो अर्जुन सिंह की बात हो, चाहे आप पटवा जी की बात करिए या आप दिग्विजय सिंह की। आपका जो एक बेसिक स्वभाव है वो बहुत बैलेंसिंग रहा है। कैसे मैनेज किए 7 को एक साथ? देखिए, स्वभाव तो संस्कार और स्वभाव जो मुझे मिले जी। मेरे पितामह से मिले। मेरे पिता में फ्रीडम फाइटर थे, साहित्यकार थे, पत्रकार थे और इतिहासकार थे। जी। तो उन्होंने जो अंग्रेज़ों की ज़माने में जो उन्होंने काम किया हिंदी साहित्य पर, वो वहाँ से हम लोगों को संस्कार मिले, उनके अनुसार हम लोग चलते रहे। शालीनता हम लोगों में होनी चाहिए, पहला सबक ये था उस ज़माने का। जी। और उसके बाद सद्व्यवहार और आपस में तालमेल और निष्ठा। राजनीति बिना निष्ठा के बिना राजनीति नहीं हो सकती। जी। निष्ठावान होना बहुत जरूरी राजनीति के लिए। इसलिए कोई ऐसा तराजू नहीं बना जो हमारी निष्ठा को खरीद ले। और लगातार हम लोग बड़े नेताओं को आदर्श मानते हुए काम करते थे, उनके आदेशों का पालन करते थे। कभी भी किसी बात के लिए हम लोगों ने इनकार नहीं किया। जो हमें निर्देश मिले पार्टी के, उसके अनुसार हम लोग बराबर काम करते रहे। जी। ऐसी स्थिति में अपने आप एक तत्परता, तालीनता और समन्वय की बात हम सब लोगों ने सीखी है और अपने बड़े नेताओं से सीखी है। आज के ज़माने में नौजवान आए हैं, नौजवान थोड़ा सा बहुत फास्ट हैं। स्टेज बाय स्टेज नौजवान चलने की कोशिश नहीं करता, एकदम से छलांग लगा करके ऊंचाई पर जाना चाहता है। उसमें थोड़ा रिस्क भी है और नौजवानों का आज के ज़माने में नौजवानों का आगे आना बहुत ज़रूरी बात भी है। नौजवान आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। वर्तमान राजनीति जो देखी जा रही है वो जातिवाद, धर्मवाद और मतलब एक जो सांप्रदायिकता पे आके बात कर रहे हैं। इस पे आप, क्योंकि आप एक्सपीरियंस्ड हैं, इतनी पुरानी राजनीति को देखे हैं, आप क्या मानते हैं इसको?
देखिए, जातिवाद तो हमारा ये मानना है कि सर्वधर्म समभाव की बात होनी चाहिए। जी दूसरा कि आपस में परस्पर तालमेल, हर समाज का समान हो, कोई भी समाज उपेक्षित न रहे। और जातिवाद का तो ऐसा है कि हर यूपी में, बिहार में जैसे चल रहा है, जी हम लोगों ने देखा है, तो वो एक तकलीफदायक बात तो है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि वंशवाद की बात तो ज़्यादा बात, ये तो फैलाई जाने वाली बात है। जी भाई मान लीजिए मैं हूँ, मेरा बेटा राजनीति में है, जी तो वंशवाद का आरोप लगना क्यों चाहिए भाई? अगर मैं राजनीति से हटता हूँ तो मेरा बेटा नेचुरली आएगा। जी ऐसे हर परिवार में हुआ है, किसके परिवार में नहीं है? सभी पार्टियों में है। लेकिन आरोप लगाना बहुत आसान बात है, लेकिन आरोप में दम होना चाहिए। कई बार धर्म की राजनीति हो रही है कि वो धर्म पे राजनीति करने की, ये धर्म मेरा है, इस पार्टी का ये धर्म है, उस पार्टी का ये धर्म है। नहीं, देखिए, धर्म पर आधारित राजनीति होनी चाहिए। धर्म को आधार बनाकर राजनीति करने वाले लोगों का नतीजा अच्छा नहीं होता। देखिए, जैसे हिंदू धर्म वाली बात है, कौन ऐसा व्यक्ति जिसके घर में भगवान की मूर्ति नहीं है? जी लेकिन धर्म की आड़ में राजनीति करना गलत बात है। धर्मांध होना गलत है। धार्मिक होना एक अच्छी बात है, लेकिन धर्मांध होना गलत बात है। और कट्टरपंथी धर्मांध तो होना ही नहीं चाहिए। जी कट्टरपंथीता के कारण वैमनस्यता बढ़ती है, द्वेष बढ़ता है और गलतफहमियां बढ़ती हैं। तो मैं भी दो ट्रस्टों में हूँ। एक ट्रस्ट पे उपाध्यक्ष हूँ, जिस ट्रस्ट का इतिहास है जी जीतू सामठ। एक नागरिकदास मंदिर में हूँ। जी धर्म के प्रति आस्था है, हमारे घर में भगवान हम मानते हैं, लेकिन धर्म की आड़ में राजनीति करना गलत है। अभी का जो दौर देखने पे आ रहा है कि सामाजिक को लेके हो रहा है कि इस जातिवाद को प्राथमिकता देना है, इस जाति का के साथ में क्यों। पहले की राजनीति में होता था क्या? पहले की राजनीति बिल्कुल नहीं होता था। मैं मंदिर से लड़ा था। जी मुश्किल से ब्राह्मण समाज के 300 वोट से रहे होंगे, लेकिन बराबर मुझे जनता का सपोर्ट मिला, मुझे जिताती रही जनता। इसलिए कि सेवा भावना प्रमुख है। जी प्रधानता सेवा को मिलनी चाहिए। और जो लोग सेवा भावना लेकर काम नहीं करते, सभी समाज की सेवा करने का संकल्प अधूरा छोड़ते हैं, उसका नतीजा अच्छा नहीं होता। सभी समाज की सेवा करना, सभी समाज को आगे बढ़ाना, और वहाँ के उनको समुचित अवसर मिले, वहाँ के जनप्रतिनिधियों को, नेताओं को, तभी राजनीति अच्छी तरह चलती है। वरना राजनीति में तकलीफें भी होती हैं। अच्छा, सब तरफ जब एक अपने अपने मॉडल की बोलबाला होता है कि कहीं पे गुजरात मॉडल है, कहीं पे छत्तीसगढ़ मॉडल है, तो हम शर्मा जी को देखते हैं कि उनका एक केयर मॉडल चलता है कि वो लोगों की बहुत केयर करके अपना एक कॉन्सेप्ट उनका चलता है कि मुझे राजनीति कर रहा हूँ, लेकिन राजनीति के साथ मुझे लोगों के ध्यान देना है हमको। ये क्या है, मतलब ये केयर मॉडल क्या है? केयर मॉडल है लोगों की तकलीफ को समझकर उसका निदान करना। जी अगर हमारा कोई भाई, हमारा वोटर या हमारा कोई साथी तकलीफ में है और तकलीफ के समय हम काम नहीं आए, तो किस बात की राजनीति है? लोगों की दुख दर्द को दूर करना, लोगों के दुख दर्द को समझना और उनकी सहायता करना ही हमारा मकसद है। ये हर व्यक्ति के प्रति हमारी संवेदना होनी चाहिए और देखना चाहिए ये व्यक्ति कहीं पीड़ित तो नहीं है। जी और इसीलिए सबसे ज़्यादा हम लोगों ने जन स्वास्थ्य को लिया, जन शिक्षा को लिया। जन स्वास्थ्य, जन शिक्षा बहुत ज़रूरी बात है। और दूसरी बात ये कि हर व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जिसके घर में खाने के लिए अनाज ना हो। ऐसा व्यक्ति होना नहीं चाहिए। सबके घरों में अनाज रहे, सबको खाने के लिए परिस्थिति अच्छी रहे, लोगों को काम मिले, जी लोग मेहनत करें। ये आपके ये केयर मॉडल के कारण आपने अभी कोविड पीरियड में एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था कि आप अपने दोनों बेटों को इस संकट में, मतलब वो बहुत सेंसिटिव जगह थी जहां वो जा रहे थे, कोविड पेशेंट को अपने साथ गाड़ियों में लाते थे। बीइंग अ फादर, कभी आपको डर लगा कि मेरा बेटा को मैं रिस्क पे डाल रहा हूँ? जैसे मेरे बेटे हैं, वैसे दूसरे भी जो बच्चे हैं वो भी मेरे बेटे के समान है। जी जब जनता तकलीफ हो, जनता कष्ट में और संकट में हो, उस वक्त मेरा बेटा दूसरे के बेटे में अंतर नहीं समझना चाहिए। मैंने अपने बेटों को, और खुद इसलिए उनको साथ है, सेवा करो, उनकी तकलीफ में हाथ बटाओ। प्राणों के संकट है उनके सामने, दवाइयाँ पहुँचाना और उनके अस्पताल भर्ती कराना, यहाँ तक कि हमारे बेटों ने पीपीटी किट पहन के लोगों को दाह संस्कार तक किए। अगर हम घर बैठ जाएंगे तो फिर राजनीति करने का कोई धर्म नहीं है हमारा। अगर हम घर बैठ जाएंगे, ऐसे संकट के समय न अपने बेटों के प्राणों को देखा जाता है, न अपने प्राणों को देखा जाता है।
दूसरे के प्राणों की रक्षा कैसे हो, ये मूल भावना रहती है। और इसीलिए कोरोना में हमारे सभी लोगों ने खूब काम किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने खूब काम किया। अच्छा, एक चीज़ है, जब पूरा युग नेटवर्किंग में और इंटरनेट पे आधारित हो गया है, तो एक आप गूगल बाबा ऐसे हैं जो अपने कार्यकर्ताओं को अगर बरसों पहले भी वो कभी आपसे मिला होगा तो आप उसके बकायदा नाम से पुकारते हैं। ये तो ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का बहुत बड़ा वरदान है कि मैं अपने हर व्यक्ति को नाम से बुलाता हूँ, जानता हूँ। अभी मुझे कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़े हुए, पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़े हुए बहुत साल हो गए, लेकिन अभी मैं वहाँ कोई वर्कर मिल जाए उसका नाम से बुलाता हूँ। ये तो ईश्वर की कृपा है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है आपके अंदर। ईश्वर का वरदान मानता हूँ इससे तो मैं। और होना भी चाहिए कि जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उससे अगर हम सब अपना परिचय, पारिवारिक परिवेश में परिचय नहीं होगा तो सेवा कोई तात्पर्य नहीं निकलता। इसलिए हर कार्यकर्ता हमारे लिए आदरणीय, हर कार्यकर्ता की सेवा करना हमारा धर्म है। कार्यकर्ता की दुख दर्द को और जनता के दुख दर्द को अगर हमने नहीं समझा फिर राजनीति करना हमारा निर्मूल है। हमें ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए जो जनता की भावनाओं का कदर न कर सके। आप शिक्षा मंत्री भी रहे हैं और अभी जो वर्तमान में जो चल रहा है कि शिक्षा का जो एक मॉडल छत्तीसगढ़ में चल रहा है, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में जब प्रतिस्पर्धा के ज़माने में हमारे यहाँ का बच्चा अगर कंपटीशन में कमज़ोर रह जाएगा जी, तो उस बच्चे का भविष्य में कहीं दिखाई नहीं देता। मैं कांग्रेस ने 2000 में इसको अंग्रेजी पहली कक्षा से अंग्रेजी पढ़ाना शुरू करने की बात की। बहुत विरोध हुआ, काफ़ी लोगों ने विरोध किया। हमारी संस्कृति को खत्म कर रहे हैं, हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, कर रहे हैं। आज वही लोग स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की तारीफ कर रहे हैं, वही लोग अपने बच्चों को पढ़ाने भेज रहे हैं। तो ये एक तरह से अंग्रेजी शिक्षा हमको अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में प्रतिस्पर्धा के ज़माने में हमारी सहायक होगी। हम उन्नति की शिखर पर पहुँचेंगे और हर तरह से हम कामयाब होंगे। इसलिए स्वामी आत्मानंद जी जैसे महापुरुष के नाम से जो इंग्लिश मीडियम स्कूल चल रहा है उसका अच्छा नतीजा है। आपने छत्तीसगढ़ को, जब छत्तीसगढ़ कोई नाम ही नहीं था तब से देखा है, मतलब जब छत्तीसगढ़ एक माँ की कोख में था, कहना चाहिए मध्य प्रदेश के अंदर था, और आज छत्तीसगढ़ जिस स्थिति में है, आप छत्तीसगढ़ को कितना बदला हुआ महसूस करते हैं? छत्तीसगढ़ एक डेवलपिंग स्टेट है। छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश में था तो रेवेन्यू बहुत कम हिस्सा हमारे डेवलपमेंट के लिए मिलता था जी, इसलिए विकास के मामले में पिछड़ते थे। लेकिन छत्तीसगढ़ अलग बनने के बाद डेवलपमेंट बहुत फास्ट हुआ और डेवलपिंग स्टेट कहलाया है छत्तीसगढ़। आप देखिए कई मामले में छत्तीसगढ़ अग्रणी रहा है और इसलिए छोटी स्टेट बनना एक अच्छी बात है। और हालांकि इससे नुकसान हुआ मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का नुकसान हुआ, उसके बावजूद भी यहाँ भविष्य दिखाई देता है। उद्योग हैं, शिक्षा का क्षेत्र है, कई यूनिवर्सिटीज आई हैं और रोजगार के अवसर लोगों को मिल रहे हैं। खेती किसानी में बहुत आगे बढ़े हैं और एक तरह से देखा जाए तो गांव के लोग शहर छोड़ के गांव की तरफ जाना शुरू कर दिए हैं, इसलिए खेती में उनको भविष्य दिख रहा है। ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ का बनना हम सब के लिए सौभाग्यजनक बात है। आप गुजरात के चुनाव में भी दिखते हैं, जी। आप यूपी में भी कदम से कदम युवाओं के साथ मिलाते दिखते हैं और आसाम चुनाव में भी उस दौर पे दिखते हैं जब बहुत एक सेंसिटिव समय चल रहा था। आसाम के चुनाव में भी आप वहाँ पे बहुत मजबूती के साथ थे। आपको 79 ईयर के ओल्ड कहना चाहिए या 79 ईयर के युवा? अब मैं नौजवानों के साथ नौजवान भी हूँ और बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग हूँ। इतनी एनर्जी की बात जो है कि आप इतने एनर्जी के साथ ये भी एक ईश्वर कृपा है कि काम करने की शक्ति ईश्वर ने दी है। और दूसरी बात ये कि हम लोग अब सूखे दरख्त की तरह हैं जी, जिसके पत्ते झड़ जाते हैं। नौजवान उस नई कोपल की तरह है, जो नई कोपल आती है उस तरह से नौजवानों को मानते हैं। तो आज का भविष्य नई कोपल की तरह जो नौजवान आ रहे हैं उनका भविष्य है। हम लोग केवल उनका मार्गदर्शन करते रहें, उनको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें, उनको गलत रास्ते पर न जाने दें, सही सद्मार्ग पर चलें। यही का हमारी अंतिम कोशिश होगी और हम सबका लक्ष्य भी होगा कि आज का नौजवान हमारे देश का भविष्य है, उसकी तरक्की हम सब की तरक्की है। इसलिए हम लोगों को
अपना जो सत्ता का हस्तांतरण है जी। वो नौजवानों के पक्ष में कर देना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। आपको छत्तीसगढ़ में तो सत्यनारायण शर्मा जी को सत्तू भैया कहते थे, लेकिन यूपी इलेक्शन के दौरान ये भी था कि जब आप लोगों के साथ चलते थे तो आवाज़ें आती थी कि हमारे सत्तू भैया हैं, हमारे सत्तू भैया आए हैं। यूपी में भी वो जो आपकी बात थी वो क्या थी, कारण क्या था इतनी मजबूती के साथ? देखिए, अभी तो अपना स्वभाव होता है, आदमी का स्वभाव है जो हर जगह, हम तो पानी की तरह हैं जो उसका अपना जिस रंग में पानी डाला जाएगा वैसा कलर हो जाएगा। तो हर व्यक्ति के साथ तालमेल बैठाना, उनके साथ अच्छी बात करना और उनको विश्वास उसका जीतना, ये सबसे बड़ी बात होती है। हम लोगों ने लोगों का विश्वास जीता है और उसके कारण इतना इस स्थान पर पहुंच पाए हैं। और समग्र रूप से एक अच्छे आदर्शवादी नेता राजनीति में आएंगे तो अच्छे सुखद परिणाम होंगे। और गलत आदमी अगर राजनीति में कोई आएगा तो सिवा उलझनों के कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए हमारा इलेक्ट्रोल जो है जी। वो भी बहुत समझदार होना चाहिए और इलेक्ट्रोल जो निस्वार्थ भाव से अपना मतदान करे, मतदान के महत्व को समझे। कोई भी किसी व्यक्ति की इतनी हैसियत ना हो इलेक्ट्रोल को खरीद ले, और दुनिया की कोई ऐसी ताकत भी नहीं होनी चाहिए जो इलेक्ट्रोल को खरीदने की धमकी दे या उसकी कोशिश करे। स्वतंत्र रूप से मतदान हो, देश में अच्छा स्वरूप बने, देश का अच्छा स्वरूप बने। और दूसरा ये कि डिक्टेटरशिप, स्वेच्छाचारिता करने का अवसर किसी को न मिले, ऐसा भी इलेक्ट्रोल को समझदारी होनी चाहिए जी। ऐसा इलेक्ट्रोल जो है इस तरह के लोगों को नहीं चुने जो संभाव नहीं रखते, जो लोग एक तरह से हिटलरशाही करते हैं जी। ऐसे लोगों को कभी नहीं चुनना चाहिए। तो वो सेवक के रूप में नहीं होगा, फिर तो वो डिक्टेटर के रूप में कहलाएगा। और जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं जी। उनका स्वस्थ स्वरूप बना रहना चाहिए। मिसयूज, किसी भी पावर सेंटर को मिसयूज करने का मौका नहीं मिलना चाहिए। जो पावर दिया जाता है, सत्ता जो सौंपती है जनता जी। उसका मुख्य कारण ये कि अच्छा काम करेंगे, जनता की भलाई करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, बदले की भावना से कोई काम नहीं करेंगे। जब छत्तीसगढ़ में चुनाव के नतीजे आए और आप विजयी हुए तो आपके कार्यकर्ता, छत्तीसगढ़ के बहुत सारे लोग जिन्हें लगता था कि एक मजा हुआ राजनेता हमारे साथ आया है, उसे वो किसी मंत्री के पद पे देखना चाहते थे, किसी संसदीय सचिव के रूप में देखना चाहते थे। और जब वो स्थान एक जूनियर्स को मिला, वो मतलब लोगों के अंदर में एक निराशा वाली बात देखी गई। उस समय भी आपने अपनी गंभीरता, अपनी शालीनता का परिचय दिया। उस वक्त भी मुझे मीडिया ने पूछा जी। उस वक्त मैंने यही कहा था, आज भी वही कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रिविलेज होता है जी। कोई भी मुख्यमंत्री होता है अपनी टीम तैयार करता है तो उनका प्रिविलेज है जी। ये किसी का अधिकार नहीं होता जी। और ये भी एक अच्छी बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे अनुभवों का पूरा उपयोग कर रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन ये प्रिविलेज मुख्यमंत्री का है, वो अपनी टीम बनाने का उनको अधिकार है, जिनसे वो जो काम लेना चाहें वो काम ले सकते हैं। इस बात का मुझे क्षोभ नहीं है कि मैं किसी स्थान पर नहीं, जनता के दिल में हुई मेरे लिए अच्छी आपको शोभ नहीं था, लेकिन जो आपके चाहने वाले हैं उन्हें एक उम्मीद था कि हमारे एक एक्सपीरियंस जो नेता है वो किसी पद में दिखेंगे, उन्हें था ये चीज, मतलब आपके चेहरे में कभी वो शिकन नहीं दिखी। निराशा दुनिया का एक स्वरूप है, जिस तरह सुख दुख आशा निराशा होते रहता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हमको धैर्य नहीं खोना चाहिए, इस बात को भी अच्छी तरह से हम सब समझते हैं। जी। आपको बहुत ज़्यादा राजनीतिक अनुभव है, सारे मॉडल आपने देखे हैं। अभी जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जो मॉडल चल रहा है, छत्तीसगढ़ का जो मॉडल चल रहा है, नरवा गरबा घुरवा बारी, फिर अभी गौमूत्र परचेसिंग की वाली बात जो आई, ये मॉडल हमें आने वाले चुनाव में कितना फायदा दे सकता है? देखिए, ये मॉडल इसलिए फायदा देगा कि स्व सहायता समूह के माध्यम से जी हम लोग जो उपक्रम चला रहे हैं इससे बहुत फायदे हैं। खेती किसानी के लिए बहुत जरूरी बातें हैं और इस मॉडल का उपयोग दूसरे राज्य कर रहे हैं, ये हम सब के लिए एक अच्छी शुरुआत है। ऐसी स्थिति में मैं मान कर चलता हूँ कि ये मॉडल हमारे लिए स्वस्थ मॉडल है और दूसरे प्रांत इसका अनुसरण करेंगे, ऐसा भी मानते हैं। अब देखा जाए तो खेती किसानी के जो तरीके हैं उसमें बदलाव की आवश्यकता है। आज हर व्यक्ति, अब किसानों को जो धान का मूल्य दिया जा रहा है जी,
वर्तमान हमारी सरकार के द्वारा, ये किसानों को सबसे बड़ी राहत है। किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया, किसी सरकार ने तो दिया नहीं। हालांकि सरकारें वादा करके भूल जाती हैं, जी लेकिन हमारे यहाँ तुरंत एक्शन होता है और किसानों को पूरी राहत दी जाती है। इसलिए ये मॉडल, खेती किसानी का मॉडल और वाटर कंजर्वेशन का मॉडल, जी ये हम सब के लिए बहुत जरूरी है। रासायनिक खाद का उपयोग कम से कम हो ताकि जनजीवन स्वस्थ रहे, हमारे आम लोगों का जन स्वास्थ्य की चुनाव में, आने वाले चुनाव में से हमें फायदा मिल सकता है। देखिए, जब जनता खुश है, कितने लोगों को काम मिल रहा है। गोबर से पेंट बनाने की शुरुआत हुई है हमारे, जी किसी दूसरे राज्य ने नहीं की। गोमूत्र की खरीदी हो रही है, इससे भी बहुत से अवशेष से बहुत सी चीजें बनेगी, बाई प्रोडक्ट बनेगी, इसका लाभ होगा। ये तो हुए गई आपकी राजनीतिक चर्चा थी कि हम राजनीति में ये करते हैं। आप खाली रहते परिवार के साथ कैसे समय बिताते हैं? देखिए, एक तो पहली बात तो मैं कोई भी समय अपना खाली नहीं जाने देता। जी व्यस्त रहना ही मेरा जीवन का मकसद रहा है। और उसके बाद अपने परिवार में मेरे ग्रैंडसन्स हैं, मेरे बब्बे हैं, सबके साथ बैठ कर के आम नागरिक की तरह सब जीवन बिताते हैं। शेष समय किताबें पढ़ने में मैं बिताता हूँ। कभी किचन में गए हैं? किचन में बहुएं हैं, वो जाती है, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। जब बहुएं नहीं आई थी, जब आपका राजनीतिक दौर स्टार्टिंग का था, तो कभी आप ऐसा हुआ है कि आज मैं कुछ बना के खिलाता हूँ? नहीं, ऐसा तो कभी मैंने हुआ नहीं, इसलिए कि मुझे अवसर नहीं मिला इस बात का। अवसर मिलता तो जरूर करता, लेकिन हर वक्त सब चीज़ें मुझे उपलब्ध होती थी, इसलिए इसका मौका नहीं मिला मुझे। जी, आप स्काउट गाइड के भी नेशनल जी वाइस प्रेसिडेंट हैं। क्या उसमें ऐसा वर्क हो रहा है जो छत्तीसगढ़ के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा है? या हम स्काउट का जो अभिप्राय है, और अंग्रेजी में हम कहा गया है कि स्काउट इज ऑलवेज स्काउट। या एक बार जीवन में कोई स्काउट बनता है तो जीवन भर स्काउट के रूप में काम करता है। जी स्काउट का जो सबसे बड़ा आदर्श है अनुशासन, जन सेवा, राष्ट्रभक्ति, देश सेवा, ये इसके पीछे मकसद वही है। जी और उसके अलावा बच्चों को, जो बच्चे आते हैं नीचे से ही, रूट से ही, वो अनुशासन में रह करके जनसेवा का सबक उनको सिखाया जाता है और वो जनसेवा करते हैं। अब देखिए, बहुत से स्कूल के बच्चे ट्रैफिक कंट्रोल में लग जाते हैं, बहुत से लोग मेले में या कहीं बहुत बड़े समूह जहाँ है उसकी सेवा में लग जाते हैं, व्यवस्था में लगते हैं, व्यवस्था को सुधारने में शासन का सहयोग करते हैं। छत्तीसगढ़ में जोगी जी की जब पहली जमहूरी, उसके बाद अब जमहूरी हमारे भारत स्काउट गाइड के हमारे जो माननीय अभी जो स्टेट चीफ कमिश्नर हैं विनोद चंद्राकर जी और स्टेट सेक्रेटरी सोनी जी खूब मेहनत कर रहे हैं। जगह जगह कैंप लगे हैं, जगह जगह, और रीजनल जमहूरी जिसे हम कह सकते हैं वो काफ़ी हुई है। इसमें इसका अच्छा रिजल्ट मिला है। आपसे एक लास्ट सवाल मेरा है ये, जिस तरीके से बीच में भगवानों को बांटा जा रहा था कि भगवान ये भगवान इस पार्टी के हैं, वो भगवान उस पार्टी के हैं, हनुमान जी ले लीजिए, राम जी ले लीजिए, उसके बाद अब अमृत महोत्सव के कारण झंडे को भी बांटा जा रहा है। देखिए, ये दुर्भाग्य है। झंडा, राष्ट्रीय झंडा जो हमारा है, ये हमारे सम्मान का प्रतीक है। हमारे राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान की बात है झंडे की। और ये झंडे के जब हम सम्मान करेंगे तब तो हमारे देश ऊंचाई पर जाएगा। तो इस वक्त ऐसे मौके में तिरंगे झंडे को लेकर के अभी चल रहा है, आयोजन हो रहे हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, मकसद सबका एक है। अगर वो लोग भी करते हैं तो अच्छी बात है, शुरुआत अच्छी कर रहे हैं। कम से कम इतने सालों बाद झंडे का सम्मान करने का उनको अवसर तो मिला। 75 आज़ादी के समय झंडे का सम्मान करना जो लोग भूल गए थे, वो कम से कम आज झंडे का सम्मान कर रहे हैं। हम लोगों के लिए एक अच्छी बात है, हम लोग भी उसमें शामिल हैं। राष्ट्रीयता का सबसे बड़ा ये हमारा ध्वज जो है, हमारा सबसे बड़ा आदर्श है। इस ध्वज की प्रतिज्ञा हम करते हैं, ध्वज के नीचे प्रतिज्ञा करते हैं, संकल्प लेते हैं और इसे हम आदर्श मानकर अपने माथे पे लगाते हैं। और कभी भी किसी भी व्यक्ति ने झंडे का अपमान करने की हिम्मत किसी ने नहीं की। और झंडा एक्ट बना हुआ है जी। एक्ट के नियमों का पालन होता है, उसके अनुसार सारी व्यवस्थाएं होती है। फ्लैग एक्ट है जी, हमारे देश में फ्लैग एक्ट बना हुआ है। दोस्तों, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वर्तमान विधायक सत्यनारायण शर्मा जी, जिनसे हमने आज बहुत लंबी चर्चा की।
उनके राजनीतिक जीवन को लेके, उनके अनुभव को लेके और उनके सामाजिक जीवन को लेके। इसी तरीके से अगली बार हम फिर किसी खास शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर।